हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना यूं होता तो क्या होता। दुनिया में इस तरह की शायरी की बात हो तो बस एक ही नाम जुबां पर आता है, वो नाम है मिर्ज़ा गालिब। इनकी शायरी के बीच ना किसी मज़हब का बंधन है और ना ही किसी जाति की दीवार। हर कोई बस सुनता है तो बस सुनता ही जाता है, फिर यही कहता है कि ये तो मिर्ज़ा गालिब साहब की शायरी है। वाकई मिर्ज़ा गालिब की कोई भी बात करें तो कम ही पड़ जाएगी, लेकिन मिर्ज़ा गालिब का असली नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खान था। वो अंतिम मुग़ल काल के महान उर्दू शायर थे। अपनी मृत्यु के 150 साल बाद भी अपने उर्दू और हिंदी भाषी प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय हैं। गालिब के प्रशंसकों में युवा हो या बुजुर्ग हर कोई शामिल है। गालिब की शायरी में जीवन का गहरा अर्थ, प्रेम और रोमांस छुपा हुआ है। उनके शेर या दोहे जीवन की लगभग सभी स्थितियों से जुड़े रहे। 27 दिसंबर 2023 को गालिब की 226वीं जयंती पर जानते हैं उनके बारे में कुछ विशेष बातें। मिर्ज़ा गालिब का जन्म और परिवार। मिर्ज़ा गालिब का आगरा के काला महल में 27 दिसंबर 1797 को जन्म हुआ था। वो तुर्कों के वंशज थे जो सेल्जुक राजाओं के पतन के बाद समरकंद उज़्बेकिस्तान चले गए थे। गालिब के दादा वहां से भारत के आगरा शहर आए थे। उस दौरान आगरा को अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। इसी आगरा में उनका परिवार बस गया था। गालिब के पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान और माता का नाम इज़्ज़त उन्नीसा बेगम था। माँ भारतीय कश्मीरी मूल से ताल्लुक़ रखती थी। इस तरह गालिब पिता की तरफ से तुर्की और माता की तरफ से कश्मीरी थे। उनका असली नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खान था। गालिब की उम्र जब 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई थी। इसके बाद उनके चाचा नसरुल्ला बेग ने गालिब की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन 4 वर्ष बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद बड़ी मुश्किलों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। गालिब ने कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। वो कभी मदरसा गए ही नहीं। मुल्ला अब्दुल समद उनके शिक्षक थे, जिनसे उन्होंने अरबी, फ़ारसी और दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली। इनकी अरबी, फ़ारसी और दूसरी भाषाओं में इतनी अच्छी पकड़ थी कि इन्हें पढ़ाने वाले भी इनके कायल हो गए थे। इन्होंने 11 साल की उम्र से ही शायरी लिखनी शुरू कर दी थी। शुरू में वो अपनी शायरी में असद नाम का इस्तेमाल करते थे, तखल्लुस किया करते थे असद नाम से, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो मिर्ज़ा गालिब के नाम से शायरी लिखने लगे। गालिब की शादी 13 साल की उम्र में लोहारू और झिरका के पहले नवाब की भतीजी उमराव बेगम से हुई। उमराव बेगम धार्मिक महिला थी। 13 वर्ष की उम्र में शादी के बाद में दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में उनका घर पुरानी दिल्ली के गालिब की हवेली में रहता रहा। इसे लोहारू के नवाब की बहन ने दिया था। गालिब के 7 बच्चे हुए थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि सभी 7 बच्चों में से कोई भी जीवित नहीं रहा। बाद में गालिब ने अपनी पत्नी के भतीजे आरिफ को गोद लिया, जिनकी मृत्यु भी लगभग 36 वर्ष की आयु में हो गई थी। गालिब की गिनती शहर के अमीर लोगों में होने लगी थी। गालिब की कोई निश्चित नौकरी या व्यवसाय नहीं था, लेकिन उनका जीवन अनुदान और चचा की पेंशन और अपने ससुराल वालों की आर्थिक सहायता पर चलता था। उनके ससुराल वाले बहुत अमीर थे। नियमित आय न होने के बावजूद उन्हें विलासितापूर्ण जीवन जीने का शौक था। उन्हें महंगी शराब पीने का शौक था। इसके लिए उन्हें घर में कल्लू नामक नौकर रखा था, जो शराब और गुलाब का उचित मिश्रण बनाकर पीने के कई घंटे पहले उन्हें मिट्टी में गाड़ देता था। इसके साथ ही साथ उन्हें अच्छे खाने और महंगी चीज़ों का शौक था। कहा जाता है कि मौत से गालिब को डर नहीं लगता था, बल्कि इस बात से डरते थे कहीं इन विलासिता वाली चीज़ों में की कमी न पड़ जाए। वे दिल्ली में जब थे तब उस दौरान अकबर शाह द्वितीय का शासन था। उसी दौरान 19 साल की उम्र में गालिब की कविताएं शहर में बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। इसके बाद में उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में महत्वपूर्ण दरबारी का स्थान हासिल किया। 1850 में बहादुर शाह जफर ने उन्हें दबीरुल मुल्क, नज़्मुद्दौला और मिर्ज़ा निशा की उपाधि प्रदान की थी। उन्हें बहादुर शाह जफर के बेटे फ़खरुद्दीन मिर्ज़ा के कवि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वह लगभग 50 वर्षों तक दिल्ली में रहे।
उन्होंने कभी खुद का घर नहीं बनाया, वह रिश्तेदारों द्वारा दिए गए घरों में रहते थे। एक किस्सा है कि एक शाम मिर्जा को शराब न मिली तो नमाज पढ़ने चले गए। इतने में उनका एक शागिर्द आया और उन्हें मालूम हुआ कि मिर्ज़ा को आज शराब नहीं मिली। चुनांचे उसने शराब का इंतज़ाम किया और मस्जिद के सामने पहुंचा। वहां से मिर्ज़ा को बोतल दिखाई। बोतल देखते ही मिर्ज़ा वज़ू करने के बाद मस्जिद से निकलने लगे तो किसी ने कहा, ये क्या, बगैर नमाज पढ़े चल दिए। मिर्ज़ा बोले, जिस चीज़ के लिए दुआ मांगनी थी वो तो यूं ही मिल गई। एक किस्सा और है कि गदर के हंगामे के दौरान जब पकड़ धकड़ शुरू हुई तो मिर्ज़ा गालिब को भी बुलाया गया। ये कर्नल ब्राउन के सामने पेश हुए तो वही कुलाह प्याख जो ये पहना करते थे हस्बे मामूल उनके सर पर थी, जिसकी वजह से कुछ अजीब व गरीब हुलिया बना हुआ था उनका। उन्हें देखकर कर्नल साहब ने कहा, वेल मिर्ज़ा साहब, तुम मुसलमान हैं? मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया, मैं आधा मुसलमान हूँ। कर्नल ब्राउन ने ताज्जुब से कहा, आधा मुसलमान का क्या मतलब? गालिब ने कहा, शराब पीता हूँ, सूअर नहीं खाता। मिर्ज़ा साहब, यह सुनकर ब्राउन बहुत महसूस हुआ और मिर्ज़ा साहब को सम्मान के साथ रुखसत कर दिया। वे विनोद प्रिय व्यक्ति थे। 1841 में भी उनकी गिरफ्तारी जुए के आरोप में हुई थी, इसमें उन्हें 6 महीने की कैद के साथ जुर्माना भी लगाया गया था। गालिब की कविताओं में इतनी गहराई होती थी कि उनका आकलन करना आसान नहीं। उनकी कविताओं में मनुष्य के भाग विरोधाभास होने के साथ साथ खुद के अनुभव, गहरे कष्टों और जीवन के संघर्ष दिखाई देते थे। कविताओं में द्वंदात्मक स्पर्श और मानवीय संवेदना है जिन्हें उन परिस्थितियों से समझा जा सकता है। बस के दुश्मन है हर काम का आसान होना, बस के दुश्मन है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मतलब जिस तरह छोटा सा काम भी आसानी से नहीं हो पाता, वैसे ही एक आदमी के लिए आदमी होना मुश्किल है। मिर्ज़ा गालिब के स्वाभिमान को समझना है तो इस बात से बेहतर समझा जा सकता है। दरअसल एक बार दिल्ली कॉलेज को फारसी प्रोफेसर की ज़रूरत थी। ब्रिटिश सचिव थॉमसन ने मोमिन को नौकरी की पेशकश की थी। उन्होंने गालिब का नाम सुझाया। प्रोटोकॉल की वजह से थॉमसन गालिब को लेने नहीं गए और दूसरे व्यक्ति को भेज दिया। बस यही बात ऐसी थी कि गालिब को ठेस लग गई और वो कॉलेज तक तो गए लेकिन उसमें प्रवेश किए बिना ही वापस लौट गए। गालिब कर्मकांडी नहीं थे, वे आध्यात्मिक और सुघोषित सूफी थे। ये उनके उदाहरण में साफ दिखाई देता है। सैफ महमूद की पुस्तक प्यारी दिल्ली एक मुगल शहर में लिखा है कि गालिब एक महान दार्शनिक हैं जो समय, संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्रों से परे है। वो लिखते हैं कि गालिब एक अध्यात्मवादी थे। अपनी शायरी में वो पहले भगवान की उपस्थिति का जश्न मनाते हैं और फिर तुरंत इसके खिलाफ भी हो जाते हैं। सभी प्रतिभाओं की तरह गालिब भी एक रहस्य की तरह हैं। साहित्यिक आलोचक अब्दुल गनी के अनुसार गालिब हमेशा रहस्यमय मामलों के बारे में बात करते थे। गालिब के बारे में कहा जाता है कि महान कवि के अलावा असाधारण लेखक भी थे। उनके लिखे पत्र पहली बार 1868 में प्रकाशित हुए थे। इसके बाद 1869 में उर्दू मोहल्ला द्वारा और फिर साल 1949 में भी ओडे हिंदी द्वारा उनके लिखे पत्र प्रकाशित किए गए थे। गालिब मुगलों और अंग्रेज़ों पर अनुदान और पेंशन के लिए निर्भर थे। एक बार उन्होंने पेंशन के लिए कोलकाता तक की लंबी यात्रा की थी। ये जो जानते हैं वह जानते थे कि उन्हें नाराज़ करना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन वे चापलूसी से भी बहुत दूर रहते थे। उन्होंने मुगलों और अंग्रेज़ों दोनों की प्रशंसा में कई तमाशे लिखे। उन्होंने बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी बात कही थी। उनकी कविताएं क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ जैसे शब्दों से भरी हुई हैं जो धर्म और पारंपरिक संरचना से संबंधित सवाल का प्रतीक है। साल 1828 अपने शिष्य हरगोपाल दफ्ता को लिखे पत्र में भी लिखते हैं, कृपया सत्य और सही पर विचार न करें। जो बड़ों ने लिखा है वो पुराने ज़माने में भी मूर्ख होते थे। गालिब ने अपनी ज़िंदगी में कभी किताबें नहीं खरीदी, जबकि वह सारी ज़िंदगी लिखने पढ़ने का काम करते रहे। पढ़ने के लिए वह किताबें उस समय के चलते फिरते पुस्तकालय से उधार ले लेते थे। उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 में हुई जब वो 71 वर्ष के थे। दिल्ली के अपने आखिरी निवास गालिब की हवेली में उन्होंने आखिरी सांस ली थी।
गालिब की हवेली जो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, बल्ली मारान की गली, कासिम जॉन में एक प्राचीन जर्जर इमारत के रूप में है। मुगल युग के अंतिम महान कवि की कहानी और उनकी मौत के 150 साल बाद भी जिंदा है। गालिब की हवेली जो 300 साल पुरानी है, इसे भारतीय पुरातत्व सोसाइटी द्वारा संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें उनकी हाथी दांत की मूर्ति, किताबें, दोहे, कपड़े, तस्वीरें और हुक्का का आनंद लेने वाली कवि की आदमकद प्रतिकृति शामिल है। कवि और गीतकार गुलजार ने मिर्ज़ा गालिब नामक सीरियल भी बनाया था। इसके अलावा गालिब पर फिल्में और नाटक भी बन चुके हैं। गालिब को लोहारू के नवाब के पारिवारिक कब्रिस्तान में निज़ामुद्दीन बस्ती में दफन किया गया था। उनकी पत्नी, जिनका निधन ठीक उनके निधन के 1 वर्ष बाद 15 फरवरी को हुआ था, उनकी पत्नी को भी मिर्ज़ा गालिब के कब्र के ठीक पास में ही दफन किया गया था। उनसे कुछ मीटर की दूरी पर 13वीं सदी के सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, जिस पर श्रद्धालुओं की तांता लगा रहता है। इसके पास ही अमीर खुसरो की कब्र है। गालिब के प्रशंसक उन्हें दूर दूर से श्रद्धांजलि देने आते हैं। गालिब चाहते थे कि पृथ्वी पर उनकी कब्र कहीं भी ना हो। इस बारे में उन्होंने लिखा था कि हुए मार के हम जो रूसा, हुए क्यों न घरे दरिया, हुए मार के हम जो रूसा, हुए क्यों न घरे दरिया, न कभी जनाजा उठा न कहीं मज़ार होता। यानी वो कहना चाहते थे न कभी अंतिम संस्कार हो और न ही कब्र बनाना। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और गालिब कहते हैं कि दुनिया में बहुत से अच्छे अच्छे कवि हैं, लेकिन गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और। तो ये रहे गालिब के ज़िंदगी के बारे में कुछ पहलू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल। शुक्रिया।